हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड्स आई वुड लाइक टू टेल यू टू थिंग। फर्स्ट, अगर आपने रिकर्शन सीरीज में इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, आई वुड हाईली रिकमेंड एक बार आप वो देख लीजिए, सो दैट यू आर क्लियर विद द रिकर्सिव कॉल्स, कॉल स्टैक एंड सो ऑन। सेकेंड थिंग, हो सकता है कि आपको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम दी जाए जिसका सॉल्यूशन आपको लिखना है, ओके तो इसका जो सॉल्यूशन है, लेट से वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, ओके। तो उसमें से ये पोर्शन रिकर्सिव पोर्शन है। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस प्रॉब्लम की, दैट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्स समीशन ऑफ टाइम टेकन बाय ऑल द कंपोनेंट्स। एंड ओवरऑल जो ऑक्सिलरी स्पेस होगी इस प्रॉब्लम की, दैट वुड बी द ओवरऑल ऑक्सिलरी स्पेस रिक्वायर्ड टू डू द सोल्यूशन। बट हम इस वीडियो में सिर्फ इस पोर्शन का डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई रिकर्सिव कॉल अगर हम करते हैं तो उसका ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So what is time complexity? It basically gives us the idea of how much an algorithm or a program would take the time to run, right? So time complexity for recursive function is nothing but the summation of time taken by all the recursive calls. ओके ओवरऑल जितने भी रिकर्शन कॉल्स होंगे उन सब का टाइम और उनका समीशन, ओके। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज नथिंग बट समीशन ऑफ टाइम टेकन बाय all the recursive calls, okay, that would be the summation of time taken by all the recursive calls. So for example, let's say एक main function है जिसमें से कि मैं एक recursive function f of n कॉल करता हूँ, ठीक है। now you see here, यहाँ पे भी एक लूप हो सकता है, यहाँ पे भी एक लूप हो सकता है, और भी फंक्शन कॉल्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दैट वुड बी द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस, राइट। सो ओवरऑल इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबका सम होगा, बट वी आर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस पोर्शन, ओके। सो लेट्स से हमारे पास ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल है एफ ऑफ एन। सो लेट्स से void f of int n, and let's say the function is if n equals to 0 you return, otherwise you do some constant amount of work and you call f of n minus 1 for example, okay। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकर्शन कॉल्स कितने लगेंगे? n प्लस वन, बिकॉज आपका जो f ऑफ n कॉल हुआ है वो f ऑफ n माइनस वन कॉल करेगा, दैट वुड कॉल f ऑफ n माइनस टू, that would call and so on, finally it would call f of 0। तो ओवरऑल रिकर्शन कॉल्स कितने हैं? 0 से लेके n तक, n प्लस वन। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ओ ऑफ n प्लस वन, एंड हर एक फंक्शन यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, दैट इज कॉन्स्टेंट। सो दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट वुड बी बिग ऑफ n इंटू सी, विच इज नथिंग बट बिग ऑफ n ओनली, राइट। सो n फंक्शन कॉल से हर एक फंक्शन कॉल रिकर्स कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क ले रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। Now let's take another example. So let's say if I have void f int n, and here if n equals to 0, I would say return, otherwise I have a loop of size m. Let's say for I equals to 1, I is less than equal to m, I plus plus, and here I am doing some constant amount of work, and here also I am doing some constant amount of work। तो अभी भी ओवरऑल रिकर्शन कॉल्स n प्लस वन ही लगेंगे फ्रॉम n टू 0, राइट। बट n से लेके 1 तक के जो रिकर्शन कॉल्स है उन सभी रिकर्शन कॉल का इंडिविजुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ m है। सो ओवरऑल n रिकर्सिव फंक्शन कॉल ऐसे है जिनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m है, एंड एक फंक्शन कॉल होगा n इक्वल टू 0 वाला जिसमें कि हम ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सो उसका कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ दिस, दैट विल बी नथिंग बट बिग ऑफ n क्रॉस m। क्योंकि हर एक रिकर्शन, देखो दोनों में नंबर ऑफ रिकर्शन कॉल्स तो सेम ही है, बट हर एक रिकर्शन कॉल कितना अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है टू एग्जीक्यूट, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ना। सो यहाँ पे हर एक रिकर्शन कॉल फ्रॉम n इक्वल्स टू n टू 1 इज टेकिंग बिग ऑफ m अमाउंट ऑफ टाइम, वेर एज हियर ऑल ऑफ देम आर कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बिग ऑफ n है, यहाँ पे बिग ऑफ n क्रॉस m होगा, ठीक है। Now if we again read, the time complexity is summation of time taken by all the recursive calls. I hope now clear है definition.
Now let's go to the space complexity. Also in further videos we will take proper examples and see how we can calculate the time and auxiliary space for the examples. Okay, but यहाँ पे I am just trying to introduce you that what it is and how approximately how much it would be. In further videos we will see proper method how we can do that. So so space complexity is nothing but the space occupied by to store input प्लस दी ऑक्सिलरी स्पेस. ओके, ये हमने इनिशियल वीडियोस में डिस्कस किया था. स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर इनपुट प्लस दी ऑक्सिलरी स्पेस. एंड ऑक्सिलरी स्पेस क्या थी? इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस विच वी टेक टू फैसिलिटेट आवर सोल्यूशन. तो हम जब रिकर्सिव कॉल्स करते हैं तो एक कॉल स्टैक मेंटेन होता है बिहाइंड द सीन्स. हमने इसके बारे में बात की थी इनिशियल वीडियोस में. तो वो जो कॉल स्टैक होगा वो भी एक मेमोरी लेगा. So that memory is also counted under the auxiliary space. Okay, so call stack memory is also considered in this. Okay, so now let's see what कैन बी द ऑक्सिलरी स्पेस. अल्टीमेटली ऑक्सिलरी स्पेस ही कैलकुलेट करनी है. बट उससे पहले लेट अस राइट समथिंग कॉल स्टैक मेमोरी. सो व्हाट इज कॉल स्टैक मेमोरी? सो हमारा जो रिकर्सन फंक्शन कॉल है उसमें जैसे जैसे हम रिकर्सिव कॉल्स करेंगे हर एक फंक्शन कॉल के रिस्पेक्ट में स्टैक फ्रेम बन के कॉल स्टैक में जाएगी और उस स्टैक फ्रेम में रिटर्न एड्रेस होगा, लोकल वेरिएबल्स होंगे एंड सो ऑन. राइट? तो कॉल स्टैक मेमोरी क्या होगा? इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्टैक फ्रेम्स in the call stack. Okay, so summation of space occupied by the stack frames in the call stack. For example, अगर एक कॉल स्टैक में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स से देयर आर 5 स्टैक फ्रेम्स. ओके, सो इन सब का जो समेशन होगा, ये सब इंडिविजुअली कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, तो इन सब का जो समेशन होगा दैट वुड बी द कॉल स्टैक मेमोरी एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. राइट? बट दिस कीप्स ऑन वेराइंग. मतलब दिस इज नॉट फिक्स ना, इट कीप्स ऑन वेराइंग. जैसे फंक्शन कॉल होंगे, फॉर एग्जाम्पल जब पहला फंक्शन कॉल होगा इट वुड बी एफ ऑफ एन विल बी पुश्ड इन द कॉल स्टैक. उसकी स्टैक फ्रेम पुश होगी, फिर एफ ऑफ एन माइनस वन की पुश होगी, फिर एफ ऑफ एन माइनस टू की पुश होगी. फिर जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब ये वापस पॉप आउट हो जाएंगे. तो ये एफ ऑफ एन हो जाएगा, एफ ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा. फिर जब एन माइनस वन एग्जीक्यूट हो जाएगा ये एफ ऑफ एन हो जाएगा एंड सो ऑन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So this keeps on varying call stack memory. So what is auxiliary space then? So auxiliary space is nothing but the maximum amount of call stack memory at any given point of time during the execution of the program. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम कॉल स्टैक मेमोरी कितनी गई, दैट्स द ऑक्सिलरी स्पेस ड्यू टू दिस रिकर्शन कॉल. So auxiliary space is nothing but maximum call stack memory at any given point of time during the execution of the program. During the execution of program. Okay, so that's the maximum call stack memory at any given point of time during the execution of program. Let's take an example. So let's say I have a main function and from that I make a recursive function called f of n. Okay, now again यहाँ पे हो सकता है एक एरे हो ऑफ साइज लेट्स से p. तो ओवरऑल जो प्रोग्राम की आपकी ऑक्सिलरी स्पेस होगी उसमें वो a ऑफ p काउंट हो जाएगा. राइट, बिग ऑफ पी मेमोरी. बट हम अभी सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये कितना ऑक्सिलरी स्पेस लेगा, है ना. सो अगेन लेट्स टेक टू एग्जांपल्स. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज void
f int n, and here I would say if n equals to 0, I would say return, and otherwise I would do some constant amount of work and then call f of n minus 1. ओके, सो मैक्सिमम कॉल स्टैक की मेमोरी कितनी होगी जब हमारा बेस केस रीच होगा, मतलब कि हमारा जो कॉल स्टैक होगा उसमें एफ ऑफ एन के रिस्पेक्ट में एक स्टैक फ्रेम होगा, मतलब कि ये फंक्शन की इंफॉर्मेशन, फिर लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस एंड सो ऑन। फिर एफ ऑफ एन माइनस 1 के रिस्पेक्ट में एक स्टैक फ्रेम होगा, फिर एफ ऑफ एन माइनस 2 के रिस्पेक्ट में एक स्टैक फ्रेम होगा एंड सो ऑन। एफ ऑफ 0 के रिस्पेक्ट में एक स्टैक फ्रेम होगा। Are you getting my point? So this would be the maximum number of function calls in the call stack at any given point of time. यहाँ तक ऐड होते जाएंगे, फिर बेस केस जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस पॉप आउट होना चालू हो जाएंगे। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉल स्टैक की मेमोरी मैक्सिमम ऑक्यूपाई हुई होगी। तो टोटल मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई हुई होगी? टोटल बिग ऑफ n+1 रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स है, एंड हर एक फंक्शन कॉल कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी ले रहा है because एक ही local variable है n, then there might be a return address and some other information, but constant amount of space है, so I can say this is constant, so it is big of n only, because n यहाँ पे stack frames है, हर एक stack frame constant amount of space ले रहा है, so it is big of n+1 stack frames है, right, and हर एक stack frame constant amount of space ले रहा है, so you can neglect +1 and c because these are constants. Now if I take another example, so let's say I have void f int n, and यहाँ पे सबसे पहले if I take an array of size m, and then if I check for the base case, if n equals to 0, I say return, otherwise I do a recursion call on n minus 1. ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक फ्रेम्स है वो n+1 ही होंगे, राइट यहाँ पे भी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टैक फ्रेम्स होंगे दैट वुड बी n+1 ओनली, बट हर एक स्टैक फ्रेम की इंडिविजुअल मेमोरी बिग ऑफ m हो जाएगी बिकॉज यू आर टेकिंग एन एरे ऑफ साइज m, ये लोकल वेरिएबल है तो ये उस स्टैक फ्रेम में स्टोर होगा। तो यहाँ पे आपके f ऑफ n के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, साथ में एक m साइज का एरे भी स्टोर होगा, देन f ऑफ n-1 के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी एंड एक m साइज का एरे भी स्टोर होगा, देन n-2 के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी एंड m साइज का एरे भी होगा, एंड सो ऑन अप टिल f ऑफ 0 के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी एंड m साइज का एरे भी स्टोर होगा, राइट तो यहाँ पे हर एक स्टैक फ्रेम की इंडिविजुअल मेमोरी बिग ऑफ m है और ऐसे n+1 स्टैक फ्रेम्स है हमारे पास। सो ओवरऑल जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n+1 एंड इंडिविजुअली सबकी m है, सो दैट इज नथिंग बट बिग ऑफ n क्रॉस m। सो इस फंक्शन कॉल के लिए ओवरऑल जो है आपका ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ n क्रॉस m हो जाएगा बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉल स्टैक मेमोरी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो अगर वापस डेफिनेशन को पढ़े तो कॉल स्टैक मेमोरी क्या थी, समेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्टैक फ्रेम्स इन द कॉल स्टैक, कॉल स्टैक में जितने भी स्टैक फ्रेम्स है उन सब की मेमोरी का सम। ओके, ऑक्सिलरी स्पेस क्या थी, मैक्सिमम कॉल स्टैक मेमोरी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो आई होप कि अब आपको ये डेफिनेशंस और ज़्यादा क्लियर हुई होगी। ओके, वन मोर थिंग, लाइक वी विल ऑल्सो डू दिस इन द फर्दर वीडियोज, बट जस्ट टू टेल, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इन द कॉल स्टैक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वर n+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इन द कॉल स्टैक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वर n+1, एंड जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने बोला था समेशन ऑफ ऑल रिकर्सिव कॉल्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स भी n+1 थे, राइट बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ रिकर्शन कॉल्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इन द कॉल स्टैक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट हमने फिबोनाची सीरीज का कॉल स्टैक ऑब्जर्व किया था, यू कैन थिंक ऑफ दैट एग्जाम्पल। ओके, बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रॉपर एग्जाम्पल्स लेंगे, स्टार्टिंग में अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उसको डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द एडवांस क्वेश्चंस, ओके, लाइक सबसेट, परम्यूटेशन, n-क्वींस प्रॉब्लम, then Tower of Hanoi, Sudoku solver and so on. Okay,
सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा, ऑक्सिलरी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव फंक्शन की कैसे क्या होती है, एंड एक रफ एस्टिमेशन की कैसे कैलकुलेट होती है. ओके, थैंक यू.